बांसड़ा को शहर में सतत बनाए रखने का कार्य अभ्यास मंडल गत 64 वर्षों से कर रहा है। कोविड के 2 वर्षों की जो गैप हुई है उसको पुनः अभ्यास मंडल एक ऊर्जा के साथ प्रारंभ कर रहा है, जिसके साक्षी आप हम सभी हैं। अभ्यास मंडल अपने विभिन्न गतिविधियों द्वारा हमारे शहर, राज्य और देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने का कार्य करता रहा है और उसके प्रयासों से सकारात्मक परिणाम शहर हित में देने का भी कार्य करता रहा है। इस यात्रा में शहर के प्रबुद्ध जनों का हाथ हमेशा रहा है। उनका प्रोत्साहन, उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग अभ्यास मंडल को एक ऊर्जा के साथ गतिशील होने का संकेत देता है और सतत बनाए रखने की ऊर्जा प्रदान करता है। अभ्यास मंडल का यह 8 दिवसीय वैचारिक चिंतन आज अपने 7वें सोपान पर है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच वक्ता के रूप में एक युवा उद्यमी और एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में अपना विशेष स्थान रखने वाले नरेंद्र सेन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वैचारिक यात्रा आज हमारे बीच युवा के माध्यम से गतिमान होने वाली है और इनका जो विषय है उसमें कुछ ऐसे बिंदु हमारे सामने उपस्थित होंगे जो कि हमारे लिए अनभिज्ञता लिए होंगे, परंतु उसकी जानकारी हमारे भविष्य के लिए अति आवश्यक हो सकती है। नरेंद्र सेन जी, आपका एक संक्षिप्त परिचय मैं इस सदन के सामने रखना चाहूँगी। आप रैक बैंक अर्थात डाटा बैंक जिसे कहा जाता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एक विशेष एनवायरनमेंट देने का प्रयास किया जाता है और उसकी समस्याओं को हल करने के लिए यह बैंक सतत कार्यशील रहता है। ऐसे रैक बैंक के आप संस्थापक हैं और सीईओ के रूप में उसमें कार्य करते हैं। आपने डाटा सेंटर के क्षेत्र में एक लीडर और नवाचार के द्वारा एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। तकनीकी उद्योगों में आपको एक उभरते हुए तकनीकी विशेषज्ञ रूप में जाना पहचाना जाता है। आपने अनेक उद्योगों को तकनीकी समस्याओं का समाधान किस रूप में किया जा सकता है इसको बताते हुए उस उद्योग को गति देने का कार्य भी किया है। आपकी दूरदृष्टि व नेतृत्व की विशेषता अपना एक विशेष स्थान रखती है और यही उसका मुख्य कारण है कि आज व्याख्यानमाला में हम ऐसे युवा साथी को अपने बीच विषय विशेषज्ञ के रूप में तकनीकी क्षेत्र से जुड़े बिंदुओं पर सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने इनके अवार्ड्स और इनके अचीवमेंट की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, परंतु मैं कुछ मुख्य इनकी उपलब्धियों को सदन के सामने रखना चाहूँगी। आपको अनेक अवार्ड और बहुत सारे अचीवमेंट इन्हें मिले हैं, परंतु उसमें से मुख्य जो हैं वो आपके सामने हैं। अवॉर्डेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इमोशन अवार्ड, डाटा इकोनॉमिक्स, द APAC 50 leaders from data center and cloud industry. Nominated in Data Cloud Global Award 2023. Innovative Data Center Location Award from Indore, India location. Sharing insight about being a successful leader of digital transmission Summit and awarded 2022. इंटरव्यू विथ ET, टॉपिक था लीडर्स ऑफ टुमारो। स्पीकर ऑफ ICA इवेंट इंटरनेशनल हांगकांग। पैनलिस्ट ऑफ कोडिंग द स्टोरीज ऑफ चेंज इन MP। इस संक्षिप्त अवार्ड की सूची के बाद मैं सादर आमंत्रित करती हूँ स्वागत के लिए हमारे बीच शब्बीर हुसैन जी को, जो कि अभ्यास मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कि वे आएँ और हमारे आज के वक्ता का स्वागत करें। अभ्यास मंडल के मस्त प्रकार की व्यवस्थाओं को गत 64 वर्षों से
सुभाष चंद्र भाचावत जी से भी निवेदन है कि वे हमारे आज के वक्ता का स्वागत करें। अक्षय जायसवाल जी से स्वागत है, स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। युवा साथी प्रत्युष संजय जैन, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे वक्ता का स्वागत करें। आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वक्ता नरेंद्र सेन जी को अपने विषय डिजिटल इकोनॉमी में भारत का योगदान व अवसर। बड़ों को सादर नमन। मैं अपनी स्पीच में मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ इस मंच पे, और कोई भी त्रुटि हो जाए बोलने में तो आप इसको इग्नोर करना। और इतना अच्छा स्वागत, मतलब ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बहुत अच्छा स्वागत, स्पेशली ऐसा तो हम लोग इमेजिन भी नहीं करते। तो बहुत अच्छा लगा ये करके, फील करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेरा टॉपिक है डिजिटल का। उससे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए मेरी स्टोरी बताऊंगा, जिनको नहीं पता है, 5 मिनट। और उसके बाद मैं डिजिटल के टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद में इसके फ़ायदे नुकसान मेरी समझ से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, मैं कुछ बोलूँगा कल जाके कुछ और हो जाएगा। तो मेरी समझ पे जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे मैं बताऊँगा। बड़वा के पास से, गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। 97 में फैमिली इंदौर आ गई, और आते से ही हम लोगों ने छोटे मोटे काम करके जीवन बढ़ाया आगे। स्वामी विवेकानंद स्कूल जो पीछे ही है, वहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ 12th तक का। स्कूल टाइम से ही गर्मी की छुट्टियों में आप काम करते हो जनरली, तो साइबर कैफ़े पे मैंने काम चालू किया। वहाँ से टेक्नोलॉजी का पहली बार इंटरेक्शन हुआ, पहली बार कंप्यूटर देखा, पहली बार लोग देखे जो एक मशीन के आगे बैठे हुए हैं, न राइट देख रहे हैं न लेफ़्ट देख रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और मुझे मतलब 5-7 दिन तो छूने नहीं दिया कि उधर नहीं जाना, इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि बहुत महंगे होते थे सिस्टम कंप्यूटर। मैं पीछे से ऑब्ज़र्व करता रहता था, बैठता रहता था कि यार ये कुछ तो है। धीरे धीरे अब एक सीखने की वो थी, तो रिपेयर करने वाले के साथ बैठ जाते थे। क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो पूछते रहते थे ये क्या है, ये क्या है। धीरे धीरे कीबोर्ड पकड़ा, टाइपिंग करना चालू करी, और सिस्टम सीख गए। विद इन 2-3 मंथ्स सीडेक के लोग आते थे, अपनी कोडिंग करते थे, और कोई उनमें से एक मित्र बन गए, वो अमेरिका चले गए। तो मैंने कहा अमेरिका कैसे जाते? बोलते कि कंप्यूटर इंजीनियर बन के जाते हैं। तो मेरा 11th में कॉमर्स था, मैंने 12th में मैथ्स ले लिया कि मैं भी अमेरिका जाऊँगा। और प्रिंसिपल थे हमारे राठी सर, तो उनने बोला कि यार तू कर पाएगा? मैंने कहा सर देख लो, कर दो। कर दिया उनने। 12th में फेल हो गया। तो फेल हो गया तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जब फेल हो जाते हो आप। तो कि भाई तू फेल हो गया तो तू पढ़ाई में ध्यान नहीं लेता, काम ही कर ले। तो मैंने बोला ठीक है, काम ही कर लेता हूँ। तो साइबर कैफ़े पे फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग चालू करी मैंने, होस्टिंग चालू करी। तो हर बिज़नेस जो पेपर में ऐड आते थे, फ़ोन लगाता था, आपकी वेबसाइट नहीं है, आप वेबसाइट बनवा लो। तो करीबन 2-3 हज़ार लोगों को बेच दिया मैंने साल भर में, और अच्छा खासा 50,000 1 लाख रुपए महीना आने लगा। अब ऐसा फैमिली जिसकी मतलब मेरे पिताजी को 2,000 रुपये महीना मिलता था, तो मैंने कहा फुल टाइम आप इसी में लग जाते हैं। तो लग गए, घर में ही काम चालू कर दिया, और काम चालू करके एक जिज्ञासा बनी रहती थी कि यार ये अमेजिंग दुनिया है, ये तो पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। वो पता था जब इंडिया में कुछ 10-15 मिलियन लोग ऑनलाइन थे, तब मैं होस्टिंग और डोमेन, अब नाम क्या होता है, जैसे हमारी रजिस्ट्री होती है घर की, मकान की, मैं ये थोड़े बेसिक नॉलेज भी दूंगा, अगर आपको पहले से ही पता है तो मुझे इग्नोर कर देना उस चीज़ पे, बट बेसिक। इसको ऊपर करना है, ठीक है। हेलो, ये ठीक है, ओके। सो डोमेन होता है एक नाम जो किसी संस्था और इंडिविजुअल के लिए होता है, जो डिजिटल दुनिया के लिए होता है।
sbi.com, sbibank.com। तो वो नाम मैं बेचता था, मैं रजिस्ट्रार था, ऐसा आप समझ लो। इसकी बहुत प्रक्रिया अलग होती है, बट मैं वो बेचता था। तो मैंने 2000 लोगों को बेच दिया। उसके साथ उनको जगह भी बेचनी होती थी जहाँ पे वो अपना डेटा रखेंगे। और वहीं से जब मैं कंप्यूटर को देखा था और साइट बनाना चालू करी, तब से ही मेरी थी कि यार इसी बिज़नेस में जाना चाहिए अपने को, क्योंकि अच्छा है। और इससे एक लर्निंग ये भी मिलती है कि जब तक आप देखते नहीं हो तब तक आप कर नहीं पाते। तो आपको सपने भी देखना चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए, और अपने बच्चों को भी भेजना चाहिए कि यार तू 9th में 8th में तू जा, देख, जाओ देखो, और उनको इनकरेज करो कि देखने के लिए जाओ। आपकी इंडस्ट्री हो या नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता। रेडियो मिर्ची इंदौर में लॉन्च हुआ था तो हम भी चले गए थे। कुछ नहीं पता था, ना रेडियो मिर्ची का पता था, ना कुछ। हमें लगा कुछ खाने को तो मिलेगा। जाल सभागृह में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती थी, तो हम फ्री में आ जाते थे क्योंकि घर पास में ही था। तो क्यों आ जाते थे? 2 चीज़, नॉलेज भी मिलेगा, वर्स्ट केस क्या कर रहे थे, तो ये सोच के। तो फिर स्टोरी आगे बढ़ी मेरी। वेबसाइट डिज़ाइनिंग चालू करा, बिज़नेस चालू हो गया। फिर 2012 के आसपास बिज़नेस अच्छा चल रहा था, ऑफिस खोल लिया था, सब कुछ हो गया, कि रियलाइज़ हुआ कि एक आर्टिकल था सिंगापुर में कि इंडिया इज़ अ वर्स्ट प्लेस टू सेटअप अ डेटा सेंटर। इंडिया दुनिया में ठीक जगह नहीं है डेटा सेंटर के लिए, और वहाँ पे डेटा सेंटर सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल सिनारियो वहाँ का स्टेबल नहीं है, वहाँ पावर स्टेबल नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशन, और ये आर्टिकल आ रहा है सिंगापुर से, और सिंगापुर में इंदौर से भी कम पॉपुलेशन है। वो बोल रहा है कि उस देश में मत जाओ जिस देश में तुम्हारे देश से 500 या 100 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, 200 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसा लगा कि यार ये डिसअपॉइंटिंग है, तो क्यों नहीं हम इस पे काम करना चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं अपना खुद का डेटा सेंटर लगाऊंगा। मुझे नहीं पता था, एक्सीडेंटली, क्योंकि मैं यूएस के डेटा सेंटर में रखता था, इंडियन का भी डेटा वहीं रखता था, और वहाँ से सर्विस देता था यहाँ से बैठ के इंडियन कंपनीज़ को। अब मैं चाहता था कि वो डेटा इंडिया आ जाए, तो हमने चालू कर दिया। एक राजेश भाई पटेल हैं, पास में ही थे, उनके घर में चालू कर दिया, सर्वर लगा दिए, और लोकल इंटरनेट का काम करते थे, वहीं पे चालू कर। मुझे नहीं पता था कि इसमें बहुत पैसा लगता है। अगर मुझे पता होता तो मैं सोचता कि इस इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना है। डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर एक स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग होती है जो बाढ़, भूकंप या कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए वो कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो बंद हो गया तो आपके देश की इकोनॉमी या उस पर रखे हुए कस्टमर्स का बिजनेस बंद हो जाएगा। तो स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग होती थी, पर अभी उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, तो मैंने जुगाड़ में राजेश भाई के घर पे लगा दिया। डीपी उड़ गई, 48 घंटे सब बंद, आधे कस्टमर भाग गए। फिर सोचा कि इसमें प्रॉपर करना पड़ेगा हमें। तो जब प्रॉपर करने गए, रिसर्च करी, जैसे सर आपने रिसर्च करी कि इस सिटी को कैसे बनाना, तो हमने सिंगापुर का मॉडल समझा, डेटा सेंटर पार्क का, आयरलैंड का समझा, यूएस का समझा मॉडल कि यूएस में कैसे बनते हैं डेटा सेंटर। और तब पता चला कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ ज़मीन है वहाँ पे कनेक्शन नहीं है बिजली का, और जहाँ बिजली का कनेक्शन है वहाँ ज़मीन नहीं है, और जहाँ ज़मीन बिजली का कनेक्शन है वहाँ इंटरनेट नहीं है, क्योंकि डेटा सेंटर ये 3 के बिना नहीं चलता। तो अब फिर कोटेशन मंगाए कि यार बिजली लाने का कितना खर्चा है, तो भी 10 करोड़, 5 करोड़, और इंटरनेट लगाने का 50 लाख रुपए। कि यार सर हमारा तो कोई कस्टमर नहीं, इतनी दूर आप जाओगे तो हमें तो 50 लाख कैपेक्स लग जाएगा, आपको 50 लाख देना है। तो टोटल 20-25 करोड़ रुपए लग रहे थे। अब मैंने बोला कि ये तो अपने बस की बात नहीं है, नहीं कर पाएंगे। फिर प्लान बनाया कि यार सरकार को पिच करते हैं, क्योंकि सरकार SEZ तो बनाती, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, IT पार्क्स, तो सरकार डेटा सेंटर पार्क क्यों नहीं बनाती। तो एक प्रेजेंटेशन बनाया, और हरिरंजन राव साहब थे उस टाइम पे IT सेक्रेटरी, उनको मेल डाल दिया। आपको कोई बैकग्राउंड नहीं, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना कोई आपको जानता है, और ना आप उनको जानते हो। मेल पता था, इतनी अकल थी कि मेल डालूंगा। रिस्पॉन्ड आ गया कि आ जाओ मिल लो। मैं मिला, प्रेजेंट किया कि सर पार्क होना चाहिए डेटा सेंटर, क्योंकि हम सेंट्रली लोकेटेड है, इंदौर में है। इंदौर इंडिया का सेंट्रल पॉइंट है MP, और यहाँ पे ना तो न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा है, पानी, बिजली और सारी चीज़ें हैं, और सरकार को इस पे एफर्ट मारने चाहिए थे।
और ये डेटा सेंटर के लिए बेस्ट लोकेशन है मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए हिसाब से। तो उनको समझ में आया, उन्होंने बोला कि पैसे हैं, मैंने कहा नहीं है। तो बोले तुम क्या करोगे, मैंने कहा कंसल्टेंट बन जाऊँगा, पैसे नहीं लूँगा, बट इसमें से पार्क में से 1 एकड़ ज़मीन मुझे दे देना तो मैं अपना बना लूँ कम से कम। तो उन्होंने बोला ठीक है करते हैं, ज़रा वैलिडेट करो बम्बई जाके कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो फिर रिलायंस और ऐसे कुछ लोगों ने अपने इच्छा जाहिर करी कि हम करना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेरी क्रेडिबिलिटी बन गई। मेरे दोस्त तो बोल रहे थे सरकार के पीछे टाइम वेस्ट मत करे, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, फालतू काम में फोकस करो। बट जो वो करा तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि बिना पैसे में आप एक डेटा सेंटर बना पाए। नहीं तो 25 करोड़ सोच के तो मैं आईटी कंपनी चला लेता, 2 लोग हायर करता, प्रोग्रामिंग करता रहता जैसे बाकी आईटी कंपनीज कर रहे हैं, कभी ये इंडस्ट्री बनी नहीं पाती। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि पैसा ऑब्स्टिकल नहीं है, या कोई भी काम करने के लिए कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं है, बस आपके दिमाग का ऑब्स्टिकल है। तो आप उसके बाहर जाके काम को करो, और बस वो मेरी हैबिट बन गया। और उसके बाद में हमने फोकस ऐसे ही करा कि कोई भी ऑब्स्टिकल है ना, तो मैं एक ऐसे लिखता था मैं अपने आप के लिए, क्योंकि अगर मैं फेल होता हूँ तो ही फेल होगा बिजनेस, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपके लिए, अपने आप के लिए लिखता था कि मेरे बिजनेस की डिपेंडेंसी ना पॉलिटिशियंस पे है, ना ब्यूरोक्रेट्स पे है, ना लोकल किसी परमिशन वाले पे है, ना मेरे कस्टमर पे है, ना मेरे टीम पे है। जो भी है ये मेरे पे है, अगर मैं हारूंगा तो हार जाऊंगा, नहीं मैं जीतूंगा तो जीत जाऊंगा। और ये बहुत सारी ऐसी कविताएं मैं सुना था, तो मेरे को वहाँ से रियलाइज़ हुआ, जब लोग बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता। कोई ऐसे कोट्स पढ़ते हैं ना आप, जैसे स्वामी विवेकानंद के कोट या किसी के भी कोट्स पढ़ते हो आप, तो आपको समझ में एकदम से नहीं क्लिक होता कि ये क्या आप बोलना चाह रहे हैं। बट जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना तो आप समझ में आता है कि हाँ ये सही बोल रहे थे। तब उस दिन समझ में आता है कि यार वो पढ़ा था अपन ने स्कूल में या कहीं पे पढ़ा था, उसका ये मतलब होता है। तो ऐसे करके जर्नी चली और हमने एमपी में पहला डेटा सेंटर बनाया। उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया गया, क्योंकि ये डेटा सेंटर पार्क की न्यूज़ गई, सीएम ने अनाउंसमेंट करा, और जो भी हुआ, सरकार है, पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनकी। बट मेरा चालू हो गया बिजनेस, और मैं गया मोनाको फ्रांस में, और मुझे ऐसे ही स्टेज मिल गया लकीली कि आपने पार्क किया इंडिया में, ऐसी कंट्री में जहाँ लोग बोलते हैं कि वर्स्ट केस है, वहाँ पे लगाना बेस्ट प्लेस नहीं है डेटा सेंटर के लिए। फिर मैंने स्टडी करी कि हम लोग हैं कितने। आज हम चाइना से तो सरप्लस कर चुके हैं हमारी पॉपुलेशन को, अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये देश बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और हमारा डेटा कंजम्पशन बढ़ना ही है, वो क्लियर है। क्योंकि आज हम एवरेज 3 से 4 घंटे इंटरनेट पे देते हैं, और ज़्यादा ही देते हैं। हमारी 70% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है। वो 30 साल से कम उम्र की जो पॉपुलेशन है वो करती क्या है, 3-4 घंटे तो इंटरनेट को देती है। तो क्या कंज्यूम कर रही है। और हम किसके लिए बड़ा मार्केट है, हम वो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो अमेरिका की, उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। और हर कोई इस मार्केट के लिए आज भी मर रहा है, और अगले 10 साल तक इस मार्केट के लिए तड़पेगा अपना बिजनेस बनाने के लिए। तो इंडिया एकदम राइट सेंटर में है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, क्योंकि हम एज अ कंट्री ही ओपन है। चाइना ने सब बंद कर रखा है, बाहर वाला नहीं आएगा, सब अंदर के अंदर ही होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। अच्छा, इसके चैलेंजेस भी हैं। हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी है, हम बिजनेस बनाएंगे, बट जब बाहर वालों को आप इनवाइट कर लेते हो तो इंडियन कंपनीज ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, वो एक मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की कैपिटल आएगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार मिलेंगे, और रोजगार मिलने से हमारी लाइफ स्टाइल अपलिफ्ट होगी। तो हमारी बेसिक्स की लड़ाई खत्म हो, क्योंकि बेसिक्स की लड़ाई के चक्कर में इनोवेशन नहीं हो पाते। अगर मैं उस दिन ये सोच लेता कि किसी और के लिए डेटा सेंटर बनाना चालू कर देता तो मैं अपना नहीं बना पाता। और आज भी यही होता है, जितनी प्रोडक्ट कंपनीज प्रोडक्ट बनाते बनाते अगर उनको कस्टमर कुछ बोल देता है तो उनकी डायरेक्शन चेंज होकर वो दूसरी डायरेक्शन में चालू हो जाते हैं। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने विजन से, अपने फोकस से डिवेट नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े टेक्नोलॉजी, क्योंकि डेटा सेंटर, डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला। और ये न्यू ऑयल क्या है, जिस कंट्री के पास डेटा है वो कंट्री सुपर पावर बनेगी। अब उसके एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी से कैसे चेंज आ रहा है। एआई की भी बात करूँगा इसमें। जब हम डेटा स्टोर करते हैं दुनिया भर का,
तो कस्टमर अपनी मशीन लेके आता है, हमारे एनवायरनमेंट में रखता है, मुझसे किराया लेते हैं, हमारा बिजनेस मॉडल है। अब वो कस्टमर क्या करता है, वो कस्टमर अपने, जैसे आप बैंक एक्सेस करते हो कि लिंक फेल है, पहले आता था लिंक फेल, अब लिंक फेल नहीं होती ज़्यादा, पहले क्योंकि सर्वर बंद हो जाते थे उनके, डेटा सेंटर डाउन हो जाता था, पावर चली जाती थी। बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने ये भी सुना है कि उनके सर्वर डाउन है इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो पाई, या किसी एक रीजन के कारण वो सर्वर अल्टीमेटली बॉइल डाउन्स टू डेटा सेंटर जहाँ डेटा रहता है। तो ये बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये देश की ज़रूरत है। ये देश की इकोनॉमी में $100 बिलियन, मतलब 8 लाख करोड़ का फ़ायदा करेगा देश को अगर डेटा सेंटर और इंडिया का डेटा इंडिया में रहे तो। और उसके लिए सरकार काम भी कर रही है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ रहा है, उस लॉ से ये हो जाएगा, उससे क्राइम भी कम होंगे। आज जितने आप में से आधों में या 70% 80% ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मेरे अकाउंट से पैसे चोरी हो गए या ऐसा हो गया, डिजिटल ख़राब है, डिजिटल अडॉप्शन से हुआ। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, जो कि हम अंदर भी बात कर रहे थे इस बारे में। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जनता बहुत नई है टेक्नोलॉजी के लिए। कोई भी साइट को हम भरोसा कर लेते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, हम नए हैं। जो नया होता है तो गलतियां करते ही है ना। मैंने बिज़नेस खोला तो कितना क्या एक दिन में सक्सेस नहीं हुआ, बहुत फेल्यूर देखे मैंने। वैसे ही नया लर्निंग जब भी चालू करता है इंसान तो गलतियां होती है। बट हमें ये सीखना चाहिए कि डिजिटल वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे अमेरिका, चाइना, रशिया कहीं से भी बैठ के आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो आपको अवेयर रहना है, ऐसा नहीं कि ख़राब है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम 1 बिलियन लोगों को कैसे हैंडल कर पाएंगे। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें मैनेज करें, हमें एक अच्छी सोसाइटी दे, क्राइम फ्री एक सिटी दे। वो तभी पॉसिबल है, बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। तो हम टेक्नोलॉजी को काट नहीं सकते, बिना टेक्नोलॉजी के हम पीछे हो जाएंगे 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो टेक्नोलॉजी तो लगाना ज़रूरी है, डेटा सेंटर चलना भी ज़रूरी है। अगर डेटा सेंटर नहीं चलेंगे टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी। तो करें तो क्या करें, तो अवेयरनेस सबसे बड़ी की है। आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐसे मैसेज आए, लिंक आए तो पहले क्लिक मत करो। ये टिप दे रहा हूँ मैं बीच में कि आप अननोन नंबर से आए तो आप एंटरटेन ही मत करो, वो आपको फ़ायदा कभी नहीं दे सकता जीवन में। क्योंकि वो आप अपने नहीं देते फ़ायदे, दूसरे कहाँ से देंगे। तो ये थंब रूल है कि बाहर के मैसेजेस ना क्लिक करें, अपनी फ़ोटो जो होती है सिक्योर रखें, किसी अननोन कॉल्स को न उठाएं। अभी बहुत क्राइम के तरीके, बहुत तरीके चेंज होते रहते हैं। आपका शिपमेंट आया हुआ है, आपको मैंने शिपमेंट भेज दिया, गलती से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, आपका कोरियर आया हुआ है, ऐसी मतलब आप उस पर डाउट पहले करो कि भाई तू सही है या फ्रॉड कर रहा है। बैंक से कॉल आया है, आपका पिन दे दो, फ़ोन लगाओ कि नहीं मैं पता करके बताऊंगा। उस चैनल को ब्रेक करो और फिर देखो उसका फ़ोन वापस आता है कि नहीं, या आप बैंक से कंफर्म करो कि आपने ये जानकारी मांगी है या नहीं मांगी। तभी हम प्रोटेक्ट हो पाएंगे। सरकार अपने एफर्ट्स लगा रही है, सरकार की अपनी लिमिटेशन है, अपनी स्पीड है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। दूसरा, एआई का बहुत क्वेश्चंस है सबको कि एआई से देश को क्या होगा। लास्ट 2-3-4 महीने से काफ़ी एआई के बारे में सुन रहे हैं सब लोग। क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, दुनिया की जॉब चली जाएगी क्या एआई टेक ओवर कर लेगी ह्यूमैनिटी पे। तो मुझे ऐसा लगता है एआई जितना भी आज पिछले 5 साल में डेटा बनाया ना, वो पिछले 20 साल में नहीं बना था। और एआई एक पैटर्न्स है, जो पैटर्न्स से लर्न करती है, एक टेक्नोलॉजी है जो आपके पुराने डेटाबेस पे लर्निंग करती है, मशीन लर्निंग करती है। और मशीन लर्निंग करके वो रिजल्ट देती है, वो ऑटोमेट करती है चीज़ों को। तो एआई एक टेक्नोलॉजी है। पहली बात तो एआई टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है, रोबोट चल सकते हैं, मशीन चल सकते हैं। तो हम एक नई जनरेशन में जा रहे हैं, एक नए टेक्नोलॉजी युग में जा रहे हैं। 2000 से लगाकर 2022 तक या 2020 तक एक अलग युग था जहाँ पे टेक्नोलॉजी अलग थी, मशीन अलग थी। अब ये युग ऐसा हो गया 2020 के बाद कि मशीन और टेक्नोलॉजी आपस में बात करने लग गए, और बात करने से टेक्नोलॉजी और मशीन मिलके ह्यूमन की मिमिक्री और ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर रहे हैं। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे गणित करते हैं, हम कैसे जजमेंट लेते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है। उसके साइड इफ़ेक्ट है। क्या जॉब जाएगी? क्यों जाएगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको 10x एफिशिएंट बना रही है। जो आज मैं कोड लिखता था 10 दिन लगते थे, अब वो कोड आप 1 दिन में कर दोगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। और ये पॉसिबल है, पर ये इफ़िशियंसी बढ़ा रही है। आप अदर वे में इसको देखेंगे तो इफ़िशियंसी बढ़ा रही है। जो अननेसेसरी की सस्टेनेबल चीज़ें नहीं है उनको रिड्यूस कर रही है। जॉब चले जाएंगे तो क्या होगा?
आप उनकी बात करो जो जिनको जॉब ही नहीं मिला अभी तक, चले जाएंगे वो तो हमारे कंट्री में बहुत ही कम लोग हैं जिनको जॉब है, बट बचे हुए जो हमारी 70% जनता है, जो हमारे बच्चे हैं, उनका क्या, वो क्या करेंगे? तो ये राइट टाइम है कि उनको ये एजुकेशन उनकी लाइफ में सही टाइम पे पता चल रहा है कि एआई के कारण उनका कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस रहेगा, लाइफ टाइम उनको क्लियर हो जाएगा। जैसे कोविड के बाद हमें क्लियर हो गया है कि ऑनलाइन बात कर सकते हो, आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, आपको कोई ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत तामझाम की ज़रूरत नहीं, आप पीछे निक्कर पहना, चड्डा पहना है, आप ऊपर अच्छे से बात करते हो, बिंदास बात करते हो, 5-6 कॉल घर से लेते हो, बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है, पता भी नहीं चलता आप कहाँ बैठे हो। तो ये टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो पाया है। आप बिजली के बिल, आप किराने वाला, आप फूड वाला QR कोड से पे कर रहे हो। 10,000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मास्टर कार्ड, वीज़ा, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी में से 2% ले जाते थे, उनका मार्केट शेयर 2% कर दिया है हमारी टेक्नोलॉजी ने, हमारे लोगों ने। तो ये हमारे देश की कितनी बचत हुई है, एक जरा सा टेक्नोलॉजी चेंज। कोविड में कोविन पोर्टल से एक दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, अपॉइंटमेंट हुए एक दिन में। ये स्केलेबल टेक्नोलॉजी हम इंडियन बना रहे हैं, और जो दूसरों की फेसबुक, इंस्टाग्राम जो आप देखते हो, वो भी इंडियन ने ही बनाई है, कहीं ना कहीं 80% इंडियन ने बनाई है। तो हम पूरी दुनिया को डिजिटलाइज कर रहे हैं, ये हमारी पावर है। बट अब इस पावर के बियॉन्ड हमें जाना है। एक टाइम पे हम BPO में नंबर 1 हुआ करते थे, फिलीपींस ने टेक ओवर कर लिया। जो हमारा विश्व गुरु वाला फंडा है ना, उसके थोड़े से मैं सजेशन में नहीं हूँ, या उसके साथ में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि विश्व गुरु जब हम दूसरों को बनाते हैं ना, तो हम पीछे रह जाते हैं। पहले हमें हमारी कंट्री को आगे बढ़ाना है, ये भावना डालनी पड़ेगी, ये सीड करना पड़ेगा नई जनरेशन को कि भाई पहले हमारी इकोनॉमी पक्की करो, हम इतने काबिल हो जाए। आज हमारे देश की इकोनॉमी है 3 से 4 बिलियन डॉलर की, 3.5 बिलियन डॉलर टू बी प्रिसाइज। हर स्टेट 1-1 ट्रिलियन डॉलर का अगर वो ले लेना प्लेज, 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, जो US से आगे जाएगी अगले 10 साल में। और ये बिना यहाँ के यूथ और जो काम करने वाली जनता है उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हमें हमारे विजन्स को बड़ा करना है, हमें छोटी जो मानसिकताएं हैं, जो हमारी सिटी लेवल पे हैं, जो हमारे स्टेट लेवल पे, पड़ोसी मोहल्ला लेवल पे, उनको ख़त्म करना है। हमें एक साथ देश के बारे में सोचो, हमारी नई जनरेशन के बारे में सोचो, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचो कि भाई एनवायरनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। और इंदौर में ये एग्जाम्पल जो हमने क्लीननेस से सेट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे पॉजिटिविटी क्या आई। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं, उनको पता होता है इंदौर से हूँ, और मैं प्राउडली बोलता मैं इंदौर से हूँ। पहले क्या बोलता था, मैं बॉम्बे से हूँ, क्योंकि मेरे बॉम्बे में भी है डेटा सेंटर, मेरा वहाँ पे भी है, तो मैं ऐसा लिख के रखता था, कंपनी हियर देयर देयर। अब बोलता हूँ इंदौर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज, जो कल्चर चेंज होता है ना, वो 2 लोगों से चालू होता है, और कोई पॉलिटिशियन, कोई ब्यूरोक्रेट, कुछ नहीं, ये हमसे चालू होता है। अगर हम हमारे PM को देख रहे हैं तो वो हमारे कारण देख रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो हमारे कारण देख रहे हैं, क्योंकि हम सब एक जैसा सोचते हैं, और ये हमारा ही एक रूप है। सो कमिंग बैक टू द टेक्नोलॉजी साइड, मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी में जॉब जाएगी भी। टेक्नोलॉजी हमेशा फियर देती है, बट वो हमारे लिए ईजी भी करेगी। हेल्थ केयर में हर तीसरे चौथे आदमी को डायबिटीज़ है, 5वें आदमी को। सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं 60 साल से आज तक सॉल्व नहीं हुई। कोविड आते से ही विदिन मंथ हर कंपनी हर 15 दिन में आई की दवाई बना दी, हर कंट्री ने। कैसे? क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ लोगों ने कोलैबोरेशन करा। जब हम AI मशीन लर्निंग लगाते हैं टेक्नोलॉजी पे, तो टेक्नोलॉजी बताती है कि ये 25 एक्सपेरिमेंट मत करना, इसमें फेल हो जाओगे, क्योंकि इसमें ये प्रोटीन मैच नहीं करेंगे। इस कोविड के 500 वेरिएशन ये आने वाले हैं, इससे बचने के लिए ये दवाई बना लो। ये पॉसिबल हुआ सुपर कंप्यूट से, और इतनी कंप्यूटेशनल पावर से। आज हमारे पास हमारा इंडियन टैलेंट, टेक्नोलॉजी टैलेंट, हमारी GDP को तो 5% कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर दुनिया भर को डिजिटलाइज कर रहा है। और इस टैलेंट से मुझे ऐसा लगता है कि हम जब दुनिया को डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो वो जो एप्लीकेशन जो हमने उन लोगों के लिए बनाई, अमेरिकन्स के लिए बनाई, वो हम क्यों नहीं बनाते देश के लिए? क्यों देश का जीमेल का अल्टरनेटिव क्यों नहीं है?
देश में गूगल ड्राइव का अल्टरनेटिव क्यों नहीं है, आई क्लाउड का अल्टरनेटिव क्यों नहीं है? टेक्नोलॉजी तो घर घर में है, हर दूसरे घर में टेक्नोलॉजी कंपनी है, हर दूसरे आप पहचानते हो 10 लोगों को जानते हो जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। क्यों नहीं हमने देश के लिए बनाया? जब हमें पता है कि हमारे यहाँ पे 850 मिलियन लोग, 85 करोड़ लोग ऑनलाइन है। 85 करोड़ लोग जो ऑनलाइन होता है उसका ईमेल आईडी तो होता ही होगा, उसकी फ़ोटोज़ तो रिकॉर्ड हो ही रही है, स्टोरेज हो ही रही है। तो स्टोरेज की टेक्नोलॉजी हमने क्यों नहीं बनाई? तो हमें सिर्फ जगाना है कि भाई बनाओ, देश में इतने लोग हैं खरीदने के लिए, हम $200 अमेरिकन कंपनी को क्यों दें, हम 50 रुपये 20 रुपये इंडियन कंपनी को दें। तो उस डायरेक्शन में हमें सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आती रहेगी, जाती रहेगी, ह्यूमैनिटी हमेशा रहेगी, और हमारा जो इंडियन कल्चर है जो हमें बांधे रखता है फैमिली से, परिवार से, हम एकदम एक दूसरे से बॉन्डेड है, मतलब हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक बार किसी आरएसएस प्रमुख जो थे उनके साथ हमें 1.5 घंटे का टाइम मिला था, तब उन्होंने हमें ये बताया था कि तुम अमेरिका की बात करते हो तो ये इंडियन कल्चर इसलिए नहीं टूटा कि सालों साल आक्रमण हुए, फिर भी हम वैसे के वैसे हैं। तो ये बॉन्ड है जो हमें टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी आएगी, रोबोट्स आएंगे, आपके घर में रोबोट बर्तन धोएगा, ये पक्की बात है, 10-15 साल बाद होगा। आपकी दवाई, आपकी ह्यूमन लाइफ 200 साल होगी, गारंटीड 200 साल होगी, बट आपको 20 साल जीना है। यहाँ पे जो बेटे है ना, 20 साल बना रखना अपने आप को। मैं बता रहा हूँ, उसका लॉजिक ये है कि आपके सारे पार्ट्स तो चेंज हो रहे हैं, थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो 20 साल में टेक्नोलॉजी सॉल्व कर लेगी। तो ये ऐसा होता है ना, ड्राइव करता है ह्यूमन। तो हेल्थ केयर को रिसर्च R&D मानते थे लोग कि यार ये R&D है, तो ऐसा होता है ना कि ये एक ऐसा विभाग है जो करेगा तो कर लेगा, उसके लिए थोड़ा फंड होता था। बट आज की जो जनरेशन आई और उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी तो इनोवेशन होने लग गए, कैंसर तक की दवाई आ चुकी है, रेटिना आपके मोबाइल फ़ोन से आइडेंटिफाई, आपके आँख का स्कैन करके बता सकते हो कि क्या बीमारी है, कोई से भी गांव में बैठ के बता सकते हो, आप पता कर सकते हो बीमारी होने से पहले। जीनोम सीक्वेंसिंग 2006 में आ चुका है, उससे आप बच्चे का जो पैदा होने वाला है उसकी आँखों का कलर तक डिफाइन कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी है, बट वो इतनी महंगी है कि एक्सेसिबल नहीं है हर किसी के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप 200 साल जियोगे तो जियोगे, पर वो पैसे वालों के लिए पहले रहेगा, फिर बाद में आएगा। पर अगर हमारे इंडियन लोग घुस गए तो फिर वो सबके लिए हो जाएगी। तो हेल्थ केयर में काफ़ी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में आप 1 घंटे में कहीं से कहीं ट्रेवल कर पा रहे हो, ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। हमारे सिटी में, जैसे सर नारंग सर सिटी प्लानिंग और कंट्रीब्यूशन करते हैं, हमारे सिटी में अगर क्राइम बढ़ता है उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरह के जरिए से रोक सकते हो। हमारे कैमरा लगे हुए हैं सिटी में, 2-4 लाख कैमरा लगे होंगे, हर घर हर दुकान के बाहर 1-2 कैमरा घर में भी लगे हुए हैं। उस कैमरे में स्टोर होता है रिकॉर्ड, में जो आपसे बात कर रहा हूँ ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, पर मुझे पता नहीं कि इस रूम में 50 लोग हैं या 500 लोग हैं। बट अब AI से आप लोग भी आइडेंटिफाई कर लोगे और कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है वो भी पता चल जाएगा, कितने हैप्पी है और कितने सो रहे हैं, कितने दुखी हैं, वो सब पता चल जाएगा। तो ये विजन टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इससे बहुत बड़े बड़े क्राइम रुक भी रहे हैं ऑलरेडी, बहुत बड़े क्राइम। एक एग्जांपल है कि SBI ऐसी इतनी बड़ी बैंक है जिसके इतने यूज़र हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर हैं। अब इतने लोगों को हैंडल कैसे करोगे? आप क्यों 1 घंटे फ़ोन पे लगे रहते हो टोल फ्री पे कि कनेक्ट होगा ह्यूमन से? वो AI से सॉल्व हो जाएगा। आपको ChatGPT SBI का मिल जाएगा, आप पूछो कि मेरे अकाउंट में पैसे है नहीं है क्या है, वो खुद ही बोल देगा कि आप है ना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, आप ज़्यादा खर्चा कम करो क्योंकि आपकी आय कम है, इनकम कम है, वो ChatGPT खुद ही बता देगा। तो ऐसे पॉजिटिव साइड भी है बहुत सारी है जो हमें अभी आपके आने वाले 2-5 साल में आपको बहुत मज़ा आएगा टेक्नोलॉजी के साथ में। हो सकता है आपके घर में आपके साथ में, जैसे मैं अब इतना AI में जब जो आदमी घुसा रहता है ना, तपस्या है एक टाइप की, जो ऋषि मुनि करते थे वैसे हम भी कर रहे हैं कि 1 साल 10 साल दे दिए टेक्नोलॉजी को, तो तपस्या ही है वो। तो हम जब घुस गए तो हमें समझ में आता है कि क्या मैं मेरी बीवी की वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो 100 साल बाद भी इसी आवाज़ में बात कर पाऊँगा अगर वो रहे नहीं रहे, या मैं नहीं रहूँ या रहे। तो पॉसिबल है आज ये पॉसिबल है कि मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ और आपको गुजराती या कोई सी और लैंग्वेज में सुनना है, तो ये पॉसिबल है रियल टाइम।
आप सर्वे, हमारे चीफ मिनिस्टर एक साथ 10 लाख किसानों को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपको राशि मिली या नहीं मिली, और फीडबैक ले सकते हो। हाँ ना बोलेंगे तो वो रिकॉर्ड करेगा एआई, और उनको उन्हीं की आवाज़ में फ़ोन पे बात जा सकती है। अब इससे साइड इफेक्ट ये है कि मैं भी सीएम की आवाज़ में बात कर सकता हूँ। पॉजिटिव ये है कि मुझे रियल टाइम पता चल जाएगा 24 घंटे में कि मेरे स्टेट में जनता कितनी खुश है या कितनी दुखी है, या किनको मेरी स्कीम का फ़ायदा या मेरे जो बेनिफिट्स हैं उन जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये एआई से पॉसिबल होगा, और हमारी एक टीम है जो इस पे काम कर रही है, सीएम के लिए नहीं बट इन प्रोग्राम पे काम कर रही है, एआई मशीन लर्निंग पे काम कर रही है। क्योंकि हमारा देश, अमेरिका के पास में रिसोर्स है, सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी लाते हैं और वो सबको दे देते हैं पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया का पैसा लेके वापस अमेरिका चला जाता है, इसलिए वो 25 बिलियन है। हमें हमारी खुद की टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, और हमें बोलना पड़ेगा कि ये लो पाइप बिछा दिया, तुम एपीआई यूज़ करो और हमें पैसा दो। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास कंप्यूटिंग पावर होगी। और मेरा जो पर्सनल विजन है कि दुनिया को वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना के देना अगले 3 से 5 साल में। अभी हम 120वें नंबर पे हैं देश में। आज हमारे अच्छे बच्चे, अच्छा टैलेंट अमेरिका में जाके उनकी लैब्स में काम कर रहा है, उनके लिए कैंसर के ट्रीटमेंट की दवाइयाँ बना रहा है, उनके लिए ड्रग डिस्कवरी कर रहा है, उनके लिए सब कुछ कर रहा है, और वहाँ का एनआरआई बन जाता है, वहाँ का सिटीजन बन जाता है, और वहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं और वहीं की लाइफ जी रहे हैं। वो मिस तो कर रहे हैं इंडिया को, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ कि मैं ये बना रहा हूँ, मेरे को हेल्प करो, तो फिर बोलते हैं कि यार इस बहाने मैं इंडिया को वापस कुछ दे पाऊँगा, तो मदद करें। यहाँ पे पैसे बहुत लगते हैं, $500 मिलियन लगते हैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, 500 से 600, 4000 करोड़। अब 4000 अभी नहीं है, पहले भी नहीं थे, बट पता है कर लेंगे। तो ये अप्रोच है जी। अब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बट हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है हमेशा की तरह, और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करो। हाँ, ज़रूरी होगा आप पाबंदियाँ लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश पहले, हमारे यहाँ पे डेटा सेंटर चलाते हैं हम, तो क्राइम बहुत होते हैं, साइबर क्राइम। हम सरकार को फुल सपोर्ट देते हैं कि ये क्राइम हो रहा है ना, ले जाओ इनको पकड़ के, डेटा दे देते हैं कि इनको पकड़ के ले जाओ। हम खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 200 अटैक्स होते हैं रशिया चाइना से हर महीने। तो देश पहले होना चाहिए, ये भाव भी पहले होना चाहिए। इसी के साथ मेरा टाइम हो गया, कि कुछ टाइम बचा है मेरे पास, क्योंकि मैं तो बोलते रहूँगा बहुत। कितना टाइम है? तो अभी क्वेश्चन कर आपके पास भी आइडियाज़ आते होंगे। शार्क टैंक देखते हो आप? नहीं देखते हो तो देखना चालू करो। शार्क टैंक, इक्विटी समझो, वैल्यूएशन समझो, जितना जमा करा हुआ पैसा है वो स्टार्टअप में लगाओ जो आपको समझ में आए, हर किसी में नहीं। क्योंकि आप कुछ छोड़ के जाओगे, कुछ ऐसा छोड़ के जाओगे जो दूसरी लाइफ्स के लिए काम में आएगा। आज मैंने जो मिला था वहाँ अंदर, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, लोगों को पढ़ाई कराने का कर रहे हैं। एक स्टार्टअप का किस्सा बताता हूँ, कल ही मिला मुझे। वो क्या कर रहा है कि 3 साल की एज से हम बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, और स्कूल की फ़ीस है 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जो जिसको मन में आ जाए, फुल कमर्शियल। वो बोल रहा है कि पहले तो ये चीज़ से वो फेडअप था, वो स्टार्टअप था, IITN है, इंदौर का ही है, तो उसने 2 स्टार्टअप अपने बेच दिए। अब उसको ऐसा लग रहा है कि देख मैंने बहुत कर लिया, अब मैं ये काम करने वाला हूँ इंदौर में आके। मैंने कहा इंदौर क्यों चूज़ करा? बोलते यार एक तो इंदौर क्लीन है, बेंगलोर से तो बेटर है। तो मैंने बोला ये कोई रीज़न है? तेरा टारगेट ऑडियंस नहीं होगा इंदौर में, तो किस्तों को पसंद है कि जो ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ के बच्चों को इधर डालेगा? तो बोले इसीलिए मैं 3 साल की एज से ही ले लूँगा। तो 3 साल में तो मैं प्रूव कर दूंगा पेरेंट्स को कि मेरा बेटर एजुकेशन है, बच्चा AI जैसा काम कर रहा है। उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, और ट्रेनिंग होगी, और ये बच्चों को, जब बच्चे, आपने तो सबको बच्चों को बड़ा करा ही है सब लोगों ने, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, उसको सिखाते हैं राइट, हेलो, हाय, ये ट्रेनिंग है। AI भी हम AI को ऐसे ही ट्रेनिंग करें। मेरे बच्चे नहीं, मैं तो अभी शादी हुई, बट हम AI को ऐसे ही ट्रेनिंग करते हैं कि इसको हाथ बोलते हैं, 5 उंगलियां हैं, इधर ऑब्जेक्ट है, ऐसे चल रही है ट्रेनिंग, एकदम उससे भी नीचे लेवल पे। बच्चे जब अडॉप्ट कर लेते हैं, स्मार्ट बन जाते हैं, तो उनको बुक से हटा के रियल लाइफ में ले जाने का काम कर रहा है वो,
कि उसको 4 घंटे की पढ़ाई में 2 घंटे इन हाउस और 2 घंटे बाहर, कि जू में ले गया, जू में ले जाने के बाद उसको दिखाया कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बदलते हैं। वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो रियल है। 8th के बाद में बच्चों को, मैडम भी है यहीं पे, 8th के बाद बच्चों को आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भेजो या विजिट ही करा दो, क्योंकि वो देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि यार मुझे साइबर कैफे नहीं देखा तो मैं यहाँ नहीं होता, तो मुझे दिखाना जरूरी था। उसके बाद बच्चे का डिसीजन है आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। और ये जो रैंकिंग है ना हटा दो, छापना ही हटा दो कि ये फर्स्ट आया सेकंड आया, ये सब पुरानी बातें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक पता नहीं चला मुझे कि मैंने जो पढ़ा कहाँ मेरे को काम आए। सिर्फ और सिर्फ 2% लोग हैं जो रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं, 1%। उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो, पर जिसको बनना होता है उसको डायरेक्शन मिल जाती है, वो कर लेता है। आप थोपो मत, रैंकिंग के पीछे मत पड़ो कि उसने 80% निकाला, उसने 90, मेरे तो कभी 33% की फाइट थी मेरी तो। मतलब सच्ची बता रहा हूँ, उस टाइम पे पिताजी बोलते थे बाबूजी कि यार तू पढ़ाई में तेरा मन नहीं लगा, पर बहुत अच्छे थे वो बोलते थे पढ़ाई में तेरा मन नहीं है तो चल तू काम पे ही फोकस कर ले। कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं पढ़ तू कर यही कर, बस थोड़ा रिलैक्स, कभी डांटा नहीं, कभी कुछ नहीं करा। एक अच्छी अप्रोच मिली तभी तो कर पाए। अच्छा ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब ड्रॉप आउट हो जाओ या पढ़ो मत, क्योंकि नौकरियाँ मिलना मुश्किल है। तो मेरे चैलेंज अलग थे, बट ये ज़रूर बोलूँगा कि अपनी विल से आगे जाओ, बच्चों को भेजो कि जा तू 1 महीने काम करके आ जा किसी के यहाँ पे भी, उसकी ट्रेनिंग होगी। हॉस्टल में रखो, 2 साल आर्मी में रखो, ये ज़रूरी है हेल्थ के लिए। उसको वो 2 साल अगर वो आर्मी में रह गया 15 साल की एज में, तो उसकी लाइफ टाइम हैबिट हो जाएगी रोज़ खाना खा के वॉक करने की। तो इस टाइप की सिस्टम में चीज़ें डालनी पड़ेगी और आप लोग ही कर सकते हो, हम ही कर सकते हैं मिलके, कि बताएंगे, हम लोगों को बताएंगे, हम गवर्नमेंट को बताएंगे, हम कानून को बताएंगे ऐसे डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये मेरी लर्निंग है, अभी और सीख रहा हूँ मैं। अगले 10 साल बाद फिर मिलूंगा आप लोगों से तो फिर कुछ अच्छा अपडेट दूंगा। थैंक यू सो मच। और सूचनाप्रद आज का व्याख्यान हम सब एक बार जोरदार तालियों से हमारे वक्ता के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने, टेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय माना जाता है जिसमें आम लोगों की रुचि का होना न के बराबर होता है, परंतु उन्होंने अपने उद्बोधन में ऐसा समा बांधा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तकनीकी को अपने जीवन के करीब महसूस कर रहा है और हमारे दैनिक जीवन में तकनीकी का क्या महत्व है और भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं, उसको उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से रेखांकित करते हुए हमसे अनुरोध है कि अगर तकनीकी से संबंधित, हमारे आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कृपया प्रश्न के रूप में हमारे वक्ता से पूछें। डेटा सेंटर्स पॉकेट साइज अलाउ नहीं करता है, ये कैसे कम हो सकता है इसका कॉस्ट, और एमएसएमईज कैसे उसका बेनिफिट उठा सकता है डेटा सेंटर्स का और डेटा सिक्योरिटी का? बहुत अच्छा सवाल है। 6.5 करोड़ हमारे देश में एमएसएमई हैं जो हमारे देश की 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उनको अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने न्यू क्लाउड करके हम लॉन्च कर रहे हैं, अगले महीने आप सुनेंगे उसको। हम इसको बोलते हैं देश का क्लाउड, और इसमें जो बेसिक चीज़ होती है, नाम, मेरे पास डोमेन नेम, होस्टिंग, ईआरपी सोल्यूशन, बहुत ही मतलब 90% डिस्काउंट में देंगे। और एमएसएमई डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें आपको पैसे भी नहीं देना है। हमने तो ये प्रपोजल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि साहब देश के एमएसएमईज को अगर आप एम्पावर नहीं करोगे, डिजिटलाइज नहीं करोगे, तो हमारी इकोनॉमी कहीं नहीं जा रही है। क्योंकि एमएसएमईज पेंडेमिक में जितने अफेक्ट हुए हैं उतने जीवन में कभी नहीं हुए थे। उससे पहले एक डिमोनेटाइजेशन में हुए थे, बट ये हमने प्रपोज किया है और सरकार ने पॉलिसी बना भी दी है, वो आ जाएगी। और उससे मुझे लगता है एमएसएमई हमारे कोर है, रीढ़ है हमारे देश की, और उनको डिजिटल अडॉप्शन करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, अलीबाबा पे एमएसएमई रजिस्टर है चाइनीज़ वर्सेस इंडियन। तो हम चाइना में कोई ख़रीदते हैं, मेल डालते हैं, 2 घंटे में रिस्पांस। इंडिया में डालते हैं 2 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं आता। तो कौन खरीदेगा आपसे, उसको तो आज चाहिए। तो ये फ़र्क है, इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, और वो अवेयरनेस तभी आएगी
जब टेक्नोलॉजी, डर लगता है लोगों को, टेक्नोलॉजी कैसा हवा बना दिया ना कि यार ये पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, अपने जैसे आम इंसान है, बच्चे अपने घर वाले चला रहे, 2 मिनट में अडॉप्शन होता है और 100 हज़ारों टूल है मार्केट में। तो अभी भी इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट कहाँ है, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव ही माना जाता है ना। मुझे लगता है हमारा देश बहुत, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, डेटा सेंटर में मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे ग्रिड पावर 8 रुपये की है और सोलर 5 रुपये की है। तो कहाँ हमारा देश पिछड़ा है? आप इंडिया छोड़ के किसी भी मार्केट में चले जाओ, आपको क्लीन एनर्जी चाहिए तो आपको 15 रुपये पे करना पड़ेंगे। तो ये है हमारा देश कि चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी सस्ती है। दुनिया में डेटा सेंटर सबसे सस्ता इंडिया में बनता है, सबसे सस्ता। मतलब अगर दुबई, सिंगापुर में ये होता है 70 करोड़ रुपए में 1 मेगावाट बनता है, इंडिया में कितने में बनता है? 25 करोड़। लेबर चीप, कंस्ट्रक्शन चीप, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब यही मैन्युफैक्चर होते हैं, इंपोर्ट नहीं करना है, तो ऐसे सस्ता हो जाए। पावर चीप, कैपेक्स ऑपेक्स दोनों खत्म हो गए। डेटा सेंटर इंडिया में, जैसे मैंने 100 बिलियन बोला है, 8 गीगावाट बनेंगे। अभी 800 मेगावाट है, 8 से 10 गीगावाट आने वाला है। अमेजन ने कल अनाउंस किया है वो देश में $12 बिलियन 1 लाख करोड़ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अमेजन? और ये अमेजन क्लाउड है, अमेजन शॉपिंग नहीं है। तो आप सोचो क्लाउड की कितनी, आज इंडिया का क्लाउड कंजम्पशन आप लोगों को पता हो 56,000 करोड़ का है। 90% डिपेंडेंसी है फॉरेन क्लाउड पे, 90%। कोई भी इंडियन कंपनी नहीं है। क्यों नहीं बनाया इंडियन कंपनी ने क्लाउड? हम वही बोलते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस ने क्यों नहीं बनाया? इतने बड़े 2-2, 5-5 लाख लोग लेके बैठे। तो ये क्वेश्चन हमने पूछे, जवाब नहीं आया, तो हमने सोचा हम ही बना लेते। मेरा नाम कीर्ति राणा है। चुनाव में जैसे प्रशांत किशोर इस तरह के लोग सहयोग कर रहे हैं, तो निकट भविष्य में आपकी भी सेवाएं राजनीतिक दल लेंगे या राजनीतिक दलों को पहले से पता चल जाएगा क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक तो ये, दूसरा ये कि ये ईवीएम मशीन को लेकर जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो कहती है कि ईवीएम मशीन की गड़बड़ी है। टेक्नोलॉजी क्या मानती है? पहली बात तो पॉलिटिकल वाला जो पॉइंट है, मैं उससे काफ़ी दूर हूँ। प्रशांत जी, ये एनालिटिक्स हैं, स्टेटिशियंस हैं, और एआई वही कर रहा है। तो चेंज क्या आ सकता है? जो मैंने एग्जांपल दिया कि एक साथ में 10 करोड़ लोगों से बात कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। वो टेक्नोलॉजी से अब पॉसिबल है। मैं आपसे आपके मुद्दे पे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पे नाला खुदा है, मेरा पड़ोसी ये परेशान है, मेरा नाला ठीक नहीं हुआ, तो मैं आपको वो एड दिखाऊंगा जो आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको अपने आप अच्छा लगा, नरेंद्र को वोट देना चाहिए, मेरी बात कर रहा है। एंड दैट इज़ पॉसिबल थ्रू टेक्नोलॉजी। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप चुनाव जीत सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। सर अवेयर रहना है अपना टेक्नोलॉजी। सर मेरा एक प्रश्न था जी। होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारी जनता देश की भोली जनता है। कोई भी आके कुछ भी चाइनीज़ ऐप आई, लोन बांट दिया सबको, सबके कांटेक्ट नंबर ले लिए, सबको ब्लैकमेल करना चालू कि इसको ये दिखा दूंगा, इसको ये कर दूंगा, लोग आत्महत्या करने लग गए। ये साइड इफेक्ट है, बेड साइड ऑफ दिस इंडस्ट्री है। रोक सकते हैं इसको। आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, और होगा। और एआई पे भी नियम बनने चाहिए कि भाई किसको अलाउ करो, किसको नहीं करो, किस चीज़ को अलाउ करो देश में, किसको हेल्थ केयर पे ओपन कर दो। जो चीज़ हमारे देश की इकोनॉमी के लिए थ्रेट है उसको बंद कर दो। मैं टेक्नोलॉजी वाला होके बोल रहा हूँ, बंद कर दो। डेटा सेंटर अगर सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप एनवायरनमेंट, दुनिया की 2% एनर्जी डेटा सेंटर कंज्यूम कर रहे हैं आज, ये 4% हो जाएगी। जितना पूरा इंदौर बिजली लेता है उतना मेरा एक डेटा सेंटर बिजली लेता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मशीनें, इंजन चल कैसे रहा है? तो इसलिए सोलर अडॉप्ट करना चाहिए, इसलिए सस्टेनेबिलिटी पे जाना चाहिए। सॉरी, आपका क्वेश्चन। हाँ सर, तो जो सारे ये मॉडल्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेन हो रहे हैं, तो उस लैंग्वेज के जो बायसेस हैं, उसके जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है, या जो समाज के इंग्लिश वेस्टर्न यूरोप के जो प्रॉब्लम्स है, उसी पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ट्रेन कर रहे हैं।
तो भारतीय भाषाओं में हम क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल्स में ट्रेन कर सकते हैं इनको? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसकी रिसर्च पेपर लेके आपको उसको ओएस करके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने इंदौर का ही राकेश देशमुख करके बंदा है, उसने अभी फ़ोनपे को भेज दिया। उसने इंडिया का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया मल्टीलिंगुअल। आप हिंदी में लिखो, गुजराती में ट्रांसलेट कर देगा। तो वो मॉडल पॉसिबल है, बस हमारे पास चैलेंज है कंप्यूटेशनल पावर का, कि 1 बिलियन जनता के टेक्स्ट को कंप्यूट करने के लिए 1 साल लग जाएगा, जो रिसोर्स अवेलेबल है। इसलिए सुपर कंप्यूटर चाहिए, उससे 7 दिन में हो जाएगा। वो बॉटलनेक है हमारा, इसलिए लोग, इंडियन लोग अमेरिका जाके इनोवेट कर रहे हैं। तो अभी क्या भारतीय भाषाओं में कहीं या आप ट्राई कर रहे हैं इंडियन लैंग्वेज? यस, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कन्वर्सेशनल एआई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम लैंग्वेज, जैसे हमारा जितनी भी बुक्स है, जितनी भी कॉलेजेस में मिलती है, किसी भी लैंग्वेज में आप छत्तीसगढ़ी में पढ़ सकते हो। ये पॉसिबल है आज आपकी। सब एक बात आपसे नरेंद्र भैया, एक बात आशीर्वाद देता हूँ और सबसे कहता हूँ कि मेरे स्कूल का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं वहाँ 25 साल था पढ़ाई कर, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आपने वहाँ से स्कूल से शुरुआत की आपने, तो इसको एजुकेशन में कैसे डाइवर्ट करेंगे? सारे देश भर में एजुकेशन में कैसे इसको डालेंगे और किस प्रकार से लोगों को फ़ायदा मिलेगा? मैं वही बोल रहा हूँ कि सबके धंधे बंद हो जाएंगे, बाइजू और इस टाइप के लोगों के, जो एजुकेशन पे मोनोपोली कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, एआई का काम है मिमिक करना। मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे वो भी पढ़ा सकती है। तो मेरा वर्जन बना के मैं बच्चों को पर्सनलाइज एजुकेशन दे सकता हूँ थ्रू टेक्नोलॉजी। और ये ज़्यादा दिन नहीं है, 3 साल में आप इंडिया में देखोगे कि कोई पैसे नहीं देना है आपको। 100 रुपये महीने में आप बिंदास हर टॉपिक पढ़ो दुनिया का, वो चेंज कर देगा टॉपिक। सर, हमारा ब्रेन इंडिया से बाहर जाता है, हम चाहते हैं हमारा ब्रेन इंदौर से भी बाहर नहीं जाए। तो ये जो हमारे बच्चे बैठे हैं, ये आपके साथ जुड़ के या आपसे सीख के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखो क्या है कि अब मेरा अलग इसका ट्विस्ट है कि जो जाना है उनको जाने दो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है अपनी, तो हर देश में अपने लोग होने चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी तो उस देश में भी लोग होने चाहिए अपने, है ना। पर दूसरा बात ये है कि ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। ब्रेन सही जगह जाना जरूरी है, जाए उस पर टेंशन नहीं है, पर ड्रेन नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में, जैसे मैंने बताया कि एआई, मशीन लर्निंग और बाकी जगह पे अब आने लगी है। पूरे वर्ल्ड का इंडिया की तरफ देख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हो, चाइना को हटा दिया है उन्होंने, क्योंकि देखो लड़ाई दो लोगों की हो रही, चाइना और अमेरिका। हमें फ़ायदा होना है तो बहुत फ़ायदा लो, जितना ले सकते हैं, नहीं तो बाहर जाना ही है। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है, एजुकेशन बायजूस वगैरह और वहाँ से चली जाएगी। तो रिसेंटली मैंने एलन का पढ़ा, दे अपॉइंटेड ए न्यू सीईओ इन कोटा आल्सो, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटायर्ड, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट दे अपॉइंटेड, एंड दे आर सेइंग कि अभी जो हमारे यहाँ 1.25 लाख 1.5 लाख या 2 लाख स्टूडेंट है, आने वाले टाइम में 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट का टारगेट लिया है उन्होंने। तो विच टेक्नोलॉजी दे आर एडॉप्टिंग? बिकॉज यू टोल्ड कि बहुत सारी कन्वेंशनल, तो एलन ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम ए कन्वेंशनल महेश्वरी मंदिर, है ना। सेकंड थिंग, आपने जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, आपने कहा कि अकेले पावर कंजम्पशन करती है, तो इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होंगे डेटा सेंटर के? आप सोलर पे जाएंगे, कब जाएंगे, और इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होंगे? ये 2 क्वेश्चन हैं जी। मैं पहला क्वेश्चन जो आपका था वो अराउंड की टेक्नोलॉजी से इम्पैक्ट 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग आने वाले, बच्चे तो आएंगे, कोविड में बहुत और आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रिडिक्शंस है ना, टेक्नोलॉजी ड्रास्टिकली चेंज कर देगी। मतलब हो जाती है ना, अति हो जाती है तो सिस्टम अपने आप उसको ठीक कर लेता है, तो वो हो जाएगा। क्योंकि एआई से आप सेल्फ लर्निंग पॉसिबल है। जब सेल्फ लर्निंग पॉसिबल होगी तो आई विल हैव ऑप्शन कि मैं एलन मस्क से पढ़ूँ। अब उसकी आवाज़ रहेगी, उसका चेहरा रहेगा, वो बताएगा मुझे, मैथ्स सिखाएगा, क्योंकि मुझे एलन मस्क से पढ़ना है, मुझे मैडम से पढ़ना है। तो मैं मैडम अपना वीडियो रिकॉर्ड करेगी, वो एआई समझ लेगी, मैडम मुझे पढ़ाएगी, एकदम पर्सनलाइज। तो दैट इज़ पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन था सस्टेनेबिलिटी पे। तो डेटा सेंटर 100% इंडिया में क्लीन एनर्जी अडॉप्ट कर रहे हैं, और हमने इसके लिए टेक्नोलॉजी बनाई। आपने अंडर वाटर डेटा सेंटर सुना है, माइक्रोसॉफ्ट ने कभी फॉरवर्डर आया होगा, उससे कहीं गुना बेटर टेक्नोलॉजी बनाई है। हमने लिक्विड इमर्शन कूलिंग में सर्वर को डुबो दिया, उससे हमारी जो उसकी कूलिंग रिक्वायरमेंट है उसको 90% ख़त्म कर दिया, और इंदौर में बनाए प्रोडक्ट।
मेड इन इंदौर। तो बहुत काम हो रहा है। थैंक यू। धन्यवाद सर। आज के इस व्याख्यान का हमारे वक्ता को स्मृति पटल पर हमेशा अंकित रहने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन मैडम, साथ ही नई दुनिया के राज्य संपादक श्री सतगुरु शरण जी को कि वो हमारे आज के वक्ता को स्मृति चिन्ह भेंट कर अभ्यास मंडल की स्मृति सदैव के लिए सूचना देना चाहेंगे कि कल अभ्यास मंडल द्वारा सुझाव प्रपत्र आप लोगों के बीच वितरित किए गए थे। जिन लोगों ने सुझाव प्रपत्र भर लिए हैं वे हमारे बाहर के काउंटर पर जमा कर दें, और जिन लोगों को कल वो सुझाव प्रपत्र नहीं प्राप्त हो सके थे वो काउंटर से आज ले लें, और कल उन्हें व्याख्यानमाला के समापन के समय काउंटर आभार प्रदर्शन के लिए मैं अजीत सिंह नारंग सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। सेन साहब, हाल में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों, सचमुच में जब मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था तो मेरे को लग रहा था कि इतना कठिन विषय है, यह किस तरह आज के हमारे श्रोतागण उसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नरेंद्र जी, आपने जो किया कमाल कर दिया। मेरे ख्याल से जितने भी व्याख्यान अभ्यास मंडल में हुए हैं उनके रोचन व्याख्यान में आपका व्याख्यान भी अंकित रहेगा। यह सच है कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वह क्षेत्र भारत को भविष्य में सचमुच में विश्व गुरु बना देगा। 2028-29 में ही हमारा अर्थव्यवस्था का आकार जो है $7,000 हो जाएगा, और उस समय हमें उम्मीद है कि हमारा डिजिटल योगदान, डिजिटल इकोनॉमी का जो रहे वो 25% हो जाएगी, जो वर्तमान में 4% है। इतना सारा ज्ञान सचमुच में हम यहाँ सुनने वाले अधिकतर सफ़ेद बाल के भी हैं। सोचते काश हम भी अगर बच्चे होते और आप जैसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेते तो शायद हम देश की अर्थव्यवस्था में देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे पाते। मैं तो जिसका आपने भी योगदान किया था, जिस तरह मास्टर प्लान का, यह तो छोटा सा कार्य है आपके सामने, लेकिन डेफिनेटली इसका न केवल लोगों का अच्छा मास्टर प्लान न केवल अच्छा जीवन प्रदान करता है, सुख में अच्छा जीवन प्रदान करता है, बल्कि देश की जीडीपी को भी जो है बहुत तेजी से बढ़ाता है। और यह उसका अंग है। हमारे गुजरात में ही धोलेरा सिटी जो है मोस्ट हाईटेक सिटी बन रही है, जिसके अंदर योगदान जो है आप जैसे लोगों का ही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने IBM और विप्रो और सिस्को इत्यादि के योगदान लिए कि हिंदुस्तान की एक डिजिटल हाईटेक सिटी बने, विश्व की जानी मानी। तो जिस तरह से इंदौर का नाम आपने इस क्षेत्र में ऊंचा किया है, सचमुच में आपके व्याख्यान सिर्फ हमारे बीच में ही नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर भी और बाहर अन्य कॉलेजेस जो अन्य यूनिवर्सिटी जो है उनमें सब में भी होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आपसे प्रेरणा ले सकें। यहाँ पर हाल में अभी हमारी कुलपति जी आई थी, हमारे नई दुनिया के राज्य संपादक माननीय सतगुरु जी शरण साहब, प्रेस क्लब के अध्यक्ष, और प्रेस से संबंधित सारे पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका नाम लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। और इस हाल के अंदर वह लोग उपस्थित हैं जो अपने आप में व्यक्ति नहीं होकर एक संस्था है। आप सब ने हमारे माननीय वक्ता महोदय का, प्रेस का, आप सभी का, इस जाल ऑडिटोरियम के प्रबंधक का और सभी का जो है अभ्यास मंडल आभार प्रकट करता है और आप सबसे निवेदन करता है
कि कल जरूर पधारें, फिर एक जोरदार व्याख्यान है, फिर से हम इकट्ठे होंगे और फिर इसके बाद हमें फिर यहाँ पर एकत्रित होने के लिए शानदार व्याख्यान सुनने के लिए 1 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन कल जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के आने का बहुत बहुत आभार। अब कृपया राष्ट्रगान के लिए जो है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय जय हे भारत माता की।